ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नए चैप्टर पे कल हमने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट बजट। हमने कल पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, हमने इसको खत्म किया था। और फिर जो टॉपिक हम कर रहे थे वो टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। मैंने कहा कि आपको पेपर के अंदर सीधा क्वेश्चन नहीं आता गवर्नमेंट बजट के अंदर से, तो पूछेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी पॉलिसी, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ऐसे करके पूछेगा। तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव किसके हैं? बजट के ही हैं। हमने ये भी कहा कि हम जिस बजट के बारे में पढ़ते हैं उसका नाम है यूनियन बजट। हमने ये भी कहा वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनियन बजट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है एक साल में एक बार, और कौन सी तारीख को रिप्रेजेंट करती है उसको? 1 फेब को प्रेजेंट करती है। और कहाँ पे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है जी। लोकसभा में इसको पारित किया जाता है, फिर विधानसभा में पारित किया जाता है, और ये 1 फरवरी को प्रेजेंट करता है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी अपने देश का फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को प्रेजेंट करेगा 1 तारीख को 1 फेब। फाइन, हम उसी बजट के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो बजट हर लेवल पे बनते हैं, सेंट्रल लेवल पे बनते हैं, स्टेट लेवल पे बनते हैं, और फिर लोकल लेवल पे बनते हैं। तीनों लेवल पे बजट बनते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़ेंगे, और हम उसी को पढ़ने वाले हैं, और उसी के ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने कहा गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि हर जगह पे बराबर डेवलपमेंट हो जाए, जो रिसोर्सेज है वो हर जगह पे पहुंचे, मतलब गांव में भी और शहर में भी, और हर चीज के लिए पहुंचे। मतलब जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो तो उन्हीं काम को करना चाहती हैं जिसमें प्रॉफिट है, लेकिन गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर भी करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि गांव में भी फैक्ट्रियां खुलें, गवर्नमेंट चाहती है कि रूरल एरिया के अंदर फैक्ट्रियां चली जाएं, गवर्नमेंट चाहती है कि अर्बन एरिया में फैक्ट्रियां आए, हर जगह फैक्ट्री लगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कई जगह पे सब्सिडीज दे देती है, कई जगह पे एक्सपेंसिव कर देती है, ताकि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है बैलेंस्ड हो जाए। इस तरीके से गवर्नमेंट पहला काम करती है बजट के अंदर, क्योंकि पैसा लगाना गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट करें, हमने एक ही पॉइंट किया था, एक ही पॉइंट, सॉरी हमने एक ही पॉइंट किया था, पहला ऑब्जेक्टिव किया था। और दूसरा करें, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास है क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या इसे दूसरे तरीके से भी आ सकता है ये रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो, इनइक्वालिटी का मतलब आप अच्छे से जानते हो, यू नो द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी। आपको इनइक्वालिटी का मतलब अच्छे से मालूम है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है, सुनो सुनो इधर गौर से, इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। मतलब कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट के बजट का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है, सुनो गौर से मेरी बात बाद में करना। दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव द इनइक्वालिटी। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके अंदर? अमीर की जेब से पैसा निकाले और गरीब को दे दे, ये गवर्नमेंट कर सकती है। बोलो कैसे? गवर्नमेंट अमीर आदमी की जेब से पैसा निकालती है और गरीब आदमी की जेब में डाल देती है। बोलो कैसे करती होगी? सोचो कैसे? टैक्स और सब्सिडीज। गवर्नमेंट के हाथ में सबसे बड़ा टूल है टैक्स एंड सब्सिडीज। वो क्या करती है? अमीरों की लेवल पे टैक्स बढ़ा देती है, उनकी इनकम के ऊपर टैक्स बढ़ा देती है, उनसे पैसा निकालती है और गरीबों को सब्सिडी दे देती है, सस्ता सामान दे देती है, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऊपर आ जाए। इस तरीके से गवर्नमेंट कोशिश करती है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को सुधारने की कोशिश करती है, बैलेंस करने की कोशिश करती है। ये गवर्नमेंट कैसे करती है? विद द हेल्प ऑफ बजट। वो टैक्स बढ़ाती है अमीरों के ऊपर और सब्सिडी देती है गरीबों को। जैसे वो आपने सुना होगा क्या होता है, बीपीएल फैमिली जो होती हैं उनको वो देती है गवर्नमेंट, क्या है? राशन। 1 रुपए किलो गेहूं देती है, 2 रुपए किलो चावल देती है। दैट इज व्हाट, ताकि उनकी सेविंग हो और उनकी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर आ सके। वो पैसा बचाएं, खाने पे कम पैसा खर्च करें, और जो पैसा उनके पास है उससे वो घर बना पाए, उससे वो एजुकेशन ले पाए, ताकि ऊपर को आ सके। गवर्नमेंट करते हैं, जो अमीर होते हैं उन पर टैक्स लगाती है और गरीबों को फ्री में एजुकेशन देती है।
जो अमीर होते हैं इन पर टैक्स लगाती है और गरीबों को फ्री में हेल्थ देती है, हॉस्पिटल्स, वो इसीलिए करती है। और वो कैसे करती है? विद द हेल्प ऑफ बजट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं या कह सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है जी, दोनों तरीके से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता अलग से 3 नंबर का, मैं पहले बता देता हूँ। ये वाला पॉइंट अलग से पेपर में आता है, एक्सप्लेन करो, डिफेंड करो या इसके अगेंस्ट में खड़े हो जाओ। वो ये पॉइंट आता है पेपर में, फिर वहां पे पूछना नहीं। ठीक है जी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। पॉइंट तो लिखो जल्दी से मेरे साथ आप। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज, economic inequality is a bad part, is a bad part of every economic system. Every economic system. Government aim to reduce such inequalities of income and wealth, through its budgetary policy. और वो कैसे करती है? बाय इम्पोजिंग मैंने थोपना, बाय इम्पोजिंग more taxes, by imposing more taxes on rich people, by imposing more taxes on rich people, and by spending more money for the welfare of poor people. For the welfare of poor people. For example, supplying the food grains, to BPL families, below poverty line families, to BPL families at a very reasonable price. This act of government, इसी में आगे, this act of government will reduce the inequality and improve the standard of living of the poor people. यानी उनको टैक्स लगा दो, जो अमीर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा टैक्स ज्यादा लगा दो, और जो गरीब है उसको सस्ते में अनाज दे दो, सस्ते में दवाई दे दो, सस्ते में उसको इलाज दे दो, सस्ते में उसको स्कूल दे दो। यानी एक अमीर जो पहले से 1 लाख रुपया कमा रहा है, अगर उसको 10,000 का टैक्स देना भी पड़ गया, उसके पास आज भी 90,000 है खर्चने के लिए। लेकिन एक गरीब जो सिर्फ कमाता ही 10,000 है, अगर उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा तो बेचारा बचाएगा क्या और खाएगा क्या? तो उसको सस्ते में दे दो, ताकि अमीर और गरीब के बीच में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाए। लेकिन ये हो नहीं पाता, ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हम जिस इकोनॉमी में है वो फ्री इकोनॉमी है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी का पार्ट है।
हम उस इकोनॉमी में काम करते हैं जो एक तरह से फ्री इकोनॉमी है। हम दो इकोनॉमी का मिक्सचर है, मालूम है आपको, पढ़ा था आपने। इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है और मार्केट फोर्सेस का भी कंट्रोल है। तो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश तो करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अमीर ज्यादा अमीर हो जाता है और गरीब बेचारा पूरी गरीब होता चला जाता है ना। हमने यहाँ जीडीपी के चैप्टर में भी इसको पढ़ा था। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है थ्रू बजट टू रिमूव और रिड्यूस द इनइक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। अमीरी और गरीबी के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट बजट के थ्रू। कैसे? अमीरों पे टैक्स लगाओ और गरीबों को सामान सस्ते में दे दो, उनसे पैसा निकालो और उनके ऊपर खर्चो। ये कोशिश करती है गवर्नमेंट ऐसा करने से। ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्टिव, ये अलग से आता है पेपर में। तीसरा लिखो, नंबर 3 लिखो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अब ये क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक मतलब एक देश की इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी तभी तक रहती है जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना हो, मतलब जब रिसेशन नहीं हो, मतलब मार्केट के अंदर ना मंदी हो ना तेजी हो, तभी उसको मानते हैं कि वो स्टेबल इकोनॉमी है। लेकिन ऐसा मार्केट में होता नहीं है। मार्केट के अंदर एक बिजनेस साइकिल होता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई। लोग उसी के साथ सारा दिन गेम खेलते हैं। ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है ये डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा गेम है। आप इसको आगे भी पढ़ोगे, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का चैप्टर पढ़ोगे तब भी ये टॉपिक आएगा एक बार। लेकिन आप इतना तो अच्छे से जानते हो कि इन्फ्लेशन होने का मतलब क्या है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई का बढ़ना, और महंगाई तभी बढ़ती है जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। ये तो आप जानते हो ना, पढ़ चुके हो 11th क्लास। महंगाई तभी बढ़ेगी जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड है। जो भी आ रहा है पूछ रहा है, ये वाला पेन कहाँ है सर, ये वाला पेन देना, ये वाला पेन देना, ये जो हर एक को इस पेन को मांग रहा है, तो दुकानदार के दिमाग में क्या आएगा? बड़ी डिमांड है इसकी यार, इसको 15 का कर दो। पहले 10 का था, अब कितने का कर दिया? बढ़ गई महंगाई। तो महंगाई बढ़ती है बिकॉज ऑफ डिमांड। डिमांड जब बहुत ज्यादा होती है तो मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाती है। फिर सेंट्रल बैंक कूदता है अंदर, और सेंट्रल बैंक क्या करता है? आपने पढ़ा था ना, 2-4 बातें मैंने आपको बताई थी कि सेंट्रल बैंक उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से मतलब है टू कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है जी। तो लिखो फटाफट जल्दी से इसके अंदर, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री is always committed to save the economy, always committed, वचनबद्ध, always committed to save the economy from business cycles, from business cycles. अब यहां क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर का, व्हाट इज बिजनेस साइकिल? वही लिख लो जहां आपने लिखा ना बिजनेस साइकिल, वही ब्रैकेट लगाओ और लिख लो मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल। बाई चांस अगर आ जाए तो ये बिजनेस साइकिल क्या होते हैं, तो लिखो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। अब ये मार्केट फोर्सेस क्या होती है मालूम है ना? क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई। लिख लो ब्रैकेट में वहां डाल के अंदर फिर डिमांड एंड सप्लाई। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। ठीक है जी। यानी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है मार्केट के अंदर थ्रू बजट। और उस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को बोलते क्या है? बेसिकली बिजनेस साइकिल। ये जो मार्केट में दो बड़ी बड़ी फोर्सेस खेलती है ना, एक डिमांड और दूसरी सप्लाई, और जहां पे ये दोनों मिल जाती हैं वो बन जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। आपने पढ़ा था 11th क्लास में, जहां ये दोनों मिल जाती है वहां क्या बनता है? मार्केट इक्विलिब्रियम। याद है आपको? जहां प्राइस तय होता है किसी चीज का, जहां पे डिमांड और सप्लाई मार्केट में मिल जाती है। हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में 11th क्लास में।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको याद है वो दो टॉपिक हमने पढ़े थे, प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग पढ़े थे ना आपने लास्ट के दो टॉपिक, प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या था, प्राइस मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, और प्राइस सीलिंग का मतलब क्या था, प्राइस लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। याद है सारी बातें, फ्लोर माने फर्श लेकिन प्राइस ऊपर, सीलिंग मैंने छत लेकिन प्राइस नीचे। याद है आपको सारी बातें जो पढ़ रहे थे, जो बच्चे पढ़े थे। तो उस टॉपिक को याद करके देखो कि गवर्नमेंट ने वहां पे क्या किया था, छलांग लगाई थी ना बीच में। इक्विलिब्रियम प्राइस जहां तय हुआ था, गवर्नमेंट बीच में आई और बोली ना 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 ये बहुत कम है, ज्यादा कर दो। किनके लिए किया था ज्यादा, याद है? कौन से केस में ज्यादा किया था, कौन से केस में है? हाँ, पर कौन से किनके लिए किया था गवर्नमेंट, ऐसा क्यों करती है? फार्मर्स के लिए, ताकि फार्मर फंदा लगा के झूल ना जाए। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, चीजों का प्राइस ज्यादा कर देती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा, और कभी कभी कम कर देती है, कभी कभी प्राइस कम कर देती है। याद है आपको? तो वहां गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है वहां पे। और ऐसे ही गवर्नमेंट बजट के थ्रू भी इस चीज को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, मैनेज करती है। इसको मैनेज करती है बिजनेस साइकिल्स को। लिखो आगे, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे लिखो। गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड to prevent business fluctuation of inflation and deflation. Of inflation and deflation. इन्फ्लेशन का मैंने तेजी और डिफ्लेशन मैंने मंदी। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है जी, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फाइन, चलो आ जाओ अगले पॉइंट पे चलते हैं, चौथे पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट की तरफ आए, और फोर्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं या इसे जीडीपी ग्रोथ भी बोल सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ, इसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं या इसे जीडीपी ग्रोथ भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, आओ लिखो फटाफट ये कैसे होता है। तो लिखो द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री, द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री depends on the rate of saving and investment. Yeah, saving and investment. For this purpose, the budgetary policy of the government, aims to mobilize sufficient resources, mobilize मतलब प्रोवाइड करना, aims to mobilize sufficient resources for investment in the public sector. In the public sector. Therefore, government makes various provisions
Therefore, government makes various provisions in the budget to raise saving and investment. To raise saving and investment. देखो, किसी भी कंट्री की ग्रोथ तब होगी जब उस कंट्री में सेविंग बढ़ेगी और सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट होगी। सुनो, किसी भी कंट्री की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है उस कंट्री की सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। कंट्री में सेविंग बढ़ेगी तो सेविंग से बाद में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, और इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल गुड्स में पैसे को इन्वेस्ट करना, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ने से फिर क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है जिससे एक कंट्री की सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़े। बजट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट बनाती है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है जिससे किसी कंट्री की सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ती हो, और वो कैसे करती है, थ्रू बजट। ठीक है जी। चलो अगला पॉइंट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट आओ। नेक्स्ट पॉइंट इज रेड्यूसिंग, या लिखो रेड्यूसिंग रहने दो, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, या बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, या मतलब रीजन वाइज। अब ये वही काम आ गया दोबारा से, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। देखो, देश के अंदर 3 तरह के रीजन होते हैं, 3 तरह के एरिया होते हैं। एक तो वो जो बहुत अप में आते हैं, अपवर्ड में, ठीक है जी, जहां सभी फैसिलिटीज हैं। एक वो जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, और एक वो जो बैकवर्ड रीजन है जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। कोई भी इंसान उस, जैसे उत्तराखंड के एरिया आपने देखे होंगे, उत्तराखंड के अंदर कुछ एरिया जहां पे नक्सलवाद है, वहां कोई जाके फैक्ट्री डालना पसंद नहीं करता। आप जम्मू कश्मीर में किसी को बोलो जाके फैक्ट्री डालनी है, कोई नहीं जाएगा। मालूम है वहां पे क्या है? वहां पे टेररिस्ट बहुत ज्यादा है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने वहां पे अब क्या किया, गवर्नमेंट ने वहां पे अब 370 लगाया, मतलब 370 हटाया, और उसके बाद क्या किया, उसको वापस अंदर किसमें लिया, इंडियन टेरिटरी में ले लिया। मतलब अब उसका बजट भी यही बनता है, और बहुत सारा गवर्नमेंट सब्सिडीज दी है। अगर आप आज फैक्ट्री डालना चाहो जम्मू कश्मीर के अंदर तो आपको बहुत छूट मिलती है। आप चाहो तो वहां सेब की फैक्ट्री डाल दो, एप्पल जूस बनाने की, वहां बहुत छूट दे रही है गवर्नमेंट। 50% तक सब्सिडी है, 50% तक। कोई टैक्स नहीं है पहले 10 साल, सिर्फ आप फैक्ट्री डाल लो। लेकिन आपको मालूम है, आपने फैक्ट्री डाली तो शाम को भाई लोग आएंगे और जो आपने कमाया होगा सब ले जाएंगे, और आपको भी ले जाएंगे साथ में। इसलिए कोई वहां जाना नहीं चाहता। पर गवर्नमेंट ट्राई करती है कि बैकवर्ड रीजन के अंदर या डिस्टर्ब्ड रीजन के अंदर भी लोग जाएं और क्या करें, जाके वहां पे भी फैक्ट्रीज लगाएं और उसकी भी डेवलपमेंट हो। मतलब गवर्नमेंट बैलेंस करना चाहती है सभी रीजन्स के अंदर। अभी यहाँ किसी को बोलोगे चंडीगढ़ में फैक्ट्री डालनी है, भाग के आ जाएगा। उसको मालूम है लोग पढ़े लिखे हैं, लेबर अच्छी मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे मैनेज करने के लिए, रॉ मटेरियल आराम से मिलेगा, सड़कें पक्की हैं, हर कोई तैयार है। किसी को बोलो जम्मू कश्मीर में चला जा, हाथ जोड़ देगा, नहीं भाई, वहां जाना मतलब लाइफ का रिस्क है। किसी को बोलो वहां चला जा, वो उत्तराखंड के जगह नक्सलवाद है, वो आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे बंदूक को उठा के, सारा कुछ वहां डर है। तो गवर्नमेंट एक कोशिश करती है कि जो ग्रोथ है, जो रीजनल ग्रोथ है, वो कैसे हो, बैलेंस्ड हो जाए। इसके लिए क्या कर सकती है बेचारी गवर्नमेंट, जो भी बैकवर्ड रीजन्स हैं वहां सब्सिडी देती है। जितने भी बैकवर्ड रीजन्स हैं, जो बैकवर्ड रीजन मतलब जहां पे विकास नहीं हुआ है, वहां गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। टैक्स किससे देती है, थ्रू बजट। वो बजट में ऐसी अनाउंसमेंट्स करती है कि वहां पे सब्सिडीज है, लोग वहां पे जाएं और फैक्ट्रियां डालें। बस इतना ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। फोर्सफुली गवर्नमेंट किसी को नहीं बोल सकती। या गवर्नमेंट कोशिश करती है कि पब्लिक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करके, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज खोली जाए वहां पे। अभी खोल रहे हैं, एक जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी कंपनी खुल रही है जो सेब का, एप्पल का जूस जो है एक्सपोर्ट करेगी, कि वहां एप्पल बहुत होता है और इतना एप्पल होता है कि सारा का सारा एप्पल है, उसमें से 20% एप्पल यहाँ तक आता है। नॉर्थ इंडिया पहले पड़ता है ना, यहाँ पे जम्मू कश्मीर से सीधा माल यहाँ आता है पहले इधर। तो 20% एप्पल जो है वहां से यूज होता है इंडिया के अंदर, बाकी 80% खराब हो जाता है। हर घर में एप्पल है, हर घर में एप्पल है। देखा, अभी गए हो वहां पे, अभी गए हो कश्मीर साइड आप,
कभी जाने का मौका मिले, हम गए थे, कभी मौका मिले जाने का तो आप देखना कि आप ऐसे सड़क पे खड़े खड़े गाड़ी में से हाथ डाल के सेब तोड़ सकते हैं। हमें तोड़े भी और हमारे पीछे भागा भी था कोई मारने के लिए, तो सब याद है। सुनो मेरी बात, नहीं ऐसे काम हम करते रहते हैं। ये तो सुनो, तो ऐसे इतने ज्यादा एप्पल्स हैं कि आप ऐसे हाथ डालो और एप्पल्स तोड़ लो। या आप क्या बोलते हैं, चढ़ जाओ गाड़ी के ऊपर और ऊपर चढ़ के जितने मर्जी एप्पल तोड़ लो। इतने एप्पल लटक रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, सड़कों पे गिरे पड़े हैं, कोई यूज करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से यहां तक एप्पल पहुंचता नहीं, और वो रॉ मटेरियल है विच कैन बी यूज टू मेक अ एप्पल जूस, बट देयर इज नो वन रेडी टू पुट अ फैक्ट्री देयर। कोई फैक्ट्री डालेंगे तो टेररिस्ट आएंगे, मार के चले जाएंगे। कोई फैक्ट्री डालना नहीं चाहता, लेकिन गवर्नमेंट बेचारी कोशिश करती है कि लोग वहां जाएं और उनका भी जो है डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये काम कर रही है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डाली जा रही है वहां एप्पल जूस की। तो लिखो जल्दी से आओ, द गवर्नमेंट एम टू reduce the regional inequalities. Through its taxation and expenditure policy. For encouraging people to set up the production unit in backward region. To set up the production unit in backward region. इस तरीके से भी गवर्नमेंट काम करती है। कौन सा पॉइंट हो गया ये आपका जी? प्रोडक्शन यूनिट इन बैकवर्ड रीजन। ठीक है जी। लो, ट्रेडिंग के लिए गवर्नमेंट नहीं बोलती है, ट्रेडिंग तो सारे कर रहे हैं, दुकानें तो वहां पे हैं। अजीत बार बंद करके आओ। ट्रेडिंग तो सारे करते हैं, ट्रेडिंग तो सारे कर रहे हैं, ट्रेडिंग की प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है प्रोडक्शन प्लांट, जो बेसिकली जीडीपी बढ़ती है किसी कंट्री की, ट्रेडिंग से नहीं बढ़ती है, प्रोडक्शन से बढ़ती है। जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी जितना प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन के बढ़ने से किसी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ होती है। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट कभी भी वो नहीं करती कि आप ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करो, वो तो वहां के लोग भी कर रहे हैं, सभी खा रहे हैं, वहां भी सब कुछ मिलता है, सब दुकानें हैं, सब कुछ है। गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोडक्शन प्लांट, एक प्रोडक्शन प्लांट जो है ना, वो पूरे एक एरिया को तार देता है, मतलब एक एरिया को डेवलप कर देता है। आप सोचो अगर एक फैक्ट्री खुल जाए, एक फैक्ट्री खुले तो कितने लोगों को काम मिलेगा, लोग का फिर वहां ट्रांसपोर्ट आ जाना शुरू हो जाएगा, गाड़ियां आएंगी, माल ऑफलोड होगा, कच्चा माल, पका हुआ माल लोड होगा, बना हुआ माल लोड होगा, वो भी काम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद वहां रोड बनानी पड़ेगी, आसपास ढाबे खुल जाएंगे, लोग रहने लगेंगे, एरिया बच जाएगा, तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा एक फैक्ट्री से। तो गवर्नमेंट का ये प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में बात नहीं करती, प्रोडक्शन यूनिट के बारे में बात करती है। गवर्नमेंट एम्फेसिस करती है, गवर्नमेंट फोर्स करती है लोगों को, या गवर्नमेंट लोगों को अट्रैक्ट करती है, भाई जाओ और बैकवर्ड रीजन के अंदर जाके प्रोडक्शन स्टार्ट करो। ठीक है जी। इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स के अंदर हेर फेर करती है, वहां पे टैक्स कम कर दिए या टैक्स में छूट दे दी, भैया आप जम्मू कश्मीर डालो 10 साल तक कोई टैक्स मत देना, आपको बिजली भी आधे रेट पे दे देंगे, जो पावर है हाफ पे दे देंगे, पानी आपको फ्री दे देंगे, सड़क आपके वहां तक बना के दे देंगे। यहाँ तो फिर भी कम है, हमारे इंडिया में इसका ऐसा बहुत कम है, ये बहुत कम करते हैं हमारे इंडिया में। आप युगांडा में जाओ और एग्रीकल्चर बिजनेस करने की बात करो कि आप खेती करना चाहते हो, आप सिर्फ इतना बोलो वहां की गवर्नमेंट को दैट यू वांट टू डू द एग्रीकल्चर, और मुझे जगह चाहिए, मैं जगह ढूंढ रहा हूं और मैं खेती करना चाहता हूं। गवर्नमेंट पूछेगी कितने एरिया में खेती करना चाहते हो आप, क्या लिमिट्स हैं आपकी, क्या आपके मशीनरी क्या है। आप बोलो मेरे पास 100 ट्रैक्टर है और मेरे पास इतने हल हैं, मतलब हैरोज हैं और इतने वो हैं, प्लो है, सब कुछ दिखाना पड़ता है। आप पूरा डिटेल दिखा दो, आपको गवर्नमेंट फ्री में 1 लाख एकड़ जगह दे देगी। 1 लाख एकड़, 1 लाख लोगों के पास 1 लाख एकड़ तक के प्लॉट्स हैं वहां, 1 लाख एकड़। यहाँ 100 गज 100 एकड़ जगह हो ना किसी के पास, यहाँ पे हमारे इंडिया में वो बोलते हैं बहुत बड़ा जमींदार है, ऐसा बोलते हैं ना। यहाँ 100 एकड़ जगह हो तो क्या बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ा जमींदार है। वहां लोगों के पास 1 लाख एकड़ है, और अपने इंडियंस, हाँ अपने इंडियंस वहां क्या कर रहे हैं मालूम है, 1 लाख एकड़ लिया लीज के ऊपर गवर्नमेंट से, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो लीज। मैंने
बहुत छोटा अमाउंट देना होता है, बहुत छोटा, 100 साल की लीज पे मिल जाती है। और वहां क्या करते हैं, अपने को राइस वाले, टिल्डा राइस वाले अपने इंडियंस हैं, उन्होंने जहाज रखे हुए छोटे वाले, वो स्प्रे करने के लिए, फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए, और वो इंसेक्टिसाइड वो ऐसे उड़ाते हैं वहां खड़े होकर, हम देखते होते थे, वो स्प्रे करते हैं उसके साथ। कितने वो एक लाख एकड़ के 4 प्लॉट है उनके पास, मतलब 1 लाख एकड़ के 4 वो है, तो 4 लाख एकड़ जगह हो गई और फ्री में मिलती है गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट है वहां। सिर्फ आपको क्या बताना है गवर्नमेंट को, दैट यू वांट टू एक्सपोर्ट द राइस। आप एक्सपोर्ट करोगे और फॉरेन करेंसी आएगी, ये लालच है वहां की गवर्नमेंट को। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना क्या होगा, बाहर का पैसा आएगा ना, अमेरिका में जाएगा माल, इंडिया में जाएगा तो क्या आएगा, डॉलर आएंगे ना, फॉरेन करेंसी आएगी, तो उनका क्या होगा, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। जितना फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा उतना क्या होगा, उनका पैसा स्ट्रांग होगा, वहां का पैसा स्ट्रांग होगा। ये उनकी लालच है। और इसके लिए हमारे इंडिया में तो बहुत कम है। अगर वहां आप फैक्ट्री सेटअप डालना चाहते हो, और खासकर एग्रीकल्चर के अंदर ऑलमोस्ट 90% चीजें फ्री हैं। जितने भी आपके वहां इंडियन काम करेंगे सबको वर्क परमिट फ्री, और एक वर्क परमिट जो है वो $7,000 का बनता है, 3 साल फ्री। अगर 10 लोग काम करें तो $70,000 आपको फ्री दे दिए। यस, इलेक्ट्रिसिटी सारी फ्री, कंप्लीटली फ्री, डीजल आधे प्राइस पे, ट्रांसपोर्ट आधे प्राइस पे। आप एक्सपोर्ट करो और खूब पैसा लाओ। इतना काम वहां लोग करते हैं, इतना कुछ गवर्नमेंट वहां करती है। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे चले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे एम्प्लॉयमेंट। ये तो सो जाएगी, मुझे मालूम है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या स्पेलिंग आएगी, OPP OUR NITY, ये ऑप्शन नहीं, गलत है, यही है TUNITY अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, हाँ। अब गवर्नमेंट इतना कुछ करेगी तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, तो लिखो फटाफट जल्दी से, बजटरी पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लिखो बजटरी पॉलिसी फोकस, budgetary policy focus on the generation of, नहीं, एक और भी है, budgetary policy focus on the generation of employment opportunities. Budgetary policy focus on the generation of employment opportunities through investment in public and private sectors. ठीक है जी, ये भी बजटरी पॉलिसी के अंदर आता है। मतलब गवर्नमेंट बजट में ऐसा प्रोविजन करती है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है जी, ये भी हो गया नंबर 6। आ जाओ, और कौन सा रह गया, मैं देखूं कौन सा है। 1 2 3 4। ओके, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, एक लास्ट पॉइंट रह गया। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अब ये कौन से होते हैं पता है, ये वो सारी कंपनियां हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए चलाई जा रही हैं। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां उनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज। और पब्लिक एंटरप्राइज का मेन टारगेट होता है सोशल वेलफेयर। क्या होता है मेन टारगेट, सोशल वेलफेयर। तो लिखो जल्दी से, अरे बातें नहीं, लिखो जल्दी से। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस which are established and managed for social welfare, which are established and managed for social welfare of the public. Managed for social welfare of the public. The government budget is prepared.
The government budget is prepared with the objective of making various provisions The government budget is prepared with the objective of making various provisions for managing such public enterprises. The government budget is prepared with the objective of making various provisions for managing such public enterprises. यानी गवर्नमेंट अपने बजट में ऐसा प्रोविजन रखती है कि इनको भी कुछ पैसा देना है, क्योंकि अगर हर चीज कमाई के लिए की जाएगी तो फिर जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई सोच नहीं पाएगा। सोशल वेलफेयर के लिए भी रखा जाता है। जैसे हॉस्पिटल, आप देखो ना, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है भाई? सोशल वेलफेयर। स्कूल क्या हो रहे हैं? गवर्नमेंट पैसे कमा रही है स्कूल से। कोई पैसा कमाया जा रहा है? नहीं कमाया जा रहा है। और भी बहुत सारी ऐसी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं जिनका बेसिकली काम है सोशल वेलफेयर, और वहां हर बार पैसा जाता है। इतना जीडीपी का इतना पैसा बजट के अंदर एग्रीकल्चर के लिए, इतना पैसा एजुकेशन के लिए, इतना पैसा हेल्थ सेक्टर के लिए, वहां से रिटर्न आती है? कभी भी नहीं आती। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, क्या वहां से रिटर्न आती है? रेलवे भी लॉस में चलती है, लेकिन फिर भी उसको चलाया जा रहा है फॉर सोशल वेलफेयर, क्योंकि रेलवे बहुत दुनिया यूज करती है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोड ऑफ लोडिंग ऑफलोडिंग। बहुत लोग यूज करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उसे बंद नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन धीरे धीरे अब उसे प्राइवेट किया जा रहा है। अब देखो, रेलवे के अंदर भी 3-4 जगह पे रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया। जो लॉस में है अब धीरे धीरे उनको प्राइवेट किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ प्राइवेट नहीं हो सकता। जैसे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल रहेंगे ही रहेंगे। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहेंगे ही रहेंगे, वो कभी प्राइवेट नहीं हो सकते। और गवर्नमेंट हर साल उनमें पैसा लगाती है, और उसे मालूम है कि वहां चोरी होती है, उसे मालूम है कि वहां पे पैसा नहीं ठीक तरह से यूज होता, फिर भी हर साल वहां पैसा लगाना पड़ता है, उसे मैनेज करना पड़ता है। बजट में ऐसा प्रोविजन हर साल रखा जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सोशल वेलफेयर। नहीं तो लोग मर जाएंगे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे इलाज के लिए अगर हॉस्पिटल नहीं होंगे। ठीक है जी, तो हो गए भाई खत्म। ये थे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव। इसके ऊपर एक और था, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो ऊपर था इसमें। बाकी ये पूरे के पूरे 7 पॉइंट थे। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसमें से भी पेपर बहुत बार आता है, कोई एक आधा ऑब्जेक्टिव या 2 आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बजट। बजट का स्ट्रक्चर कैसा है? आ जाओ। हाँ, आगे चले। एटलीस्ट देख लो, डिटेल कल कर लेंगे। आप डायग्राम बना लो, बहुत अच्छा है। आ जाओ, बंद मत करो। आप बंद नहीं करो, आप बंद नहीं करो। आप अपने बारे में मत सोचो, मेरे बारे में सोचो, जो लगातार बोल रहा है। कौन कुछ बोल रहा है? कोई बात नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट या बजट स्ट्रक्चर। ठीक है जी, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट या बजट स्ट्रक्चर। मैं आपको डायग्राम बनवा देता हूं, कल लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, आ जाओ जी। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पैसे का आना, एक पैसे का जाना। दिस इज कॉल्ड बजट रिसीट्स। दिस इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर। पैसा आएगा और पैसा खर्च कहां किया जाएगा, ये 2 कंपोनेंट्स हैं बजट स्ट्रक्चर के। फिर पैसा आने के भी 2 तरीके होते हैं। पैसा आने के भी 2 तरीके होते हैं। एक टैक्स रेवेन्यू, नहीं, एक रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरी कैपिटल रिसीट्स। पहले हम इसी को पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है जी, पहले हम इसी को पढ़ते हैं। एक रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा नॉन रेवेन्यू, राइट। और रेवेन्यू के अंदर भी, अब रेवेन्यू के अंदर भी कौन सा करें? 2 में बांट लें, या इसको भी 2 में बांट देते हैं। एक टैक्स रिसीट्स, एक नॉन टैक्स।
ये पूरा डायग्राम बन जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसमें आप। ठीक है जी। तो दो पार्ट हो गए, पैसे का आना, पैसे का जाना। आने के भी दो तरीके, रेवेन्यू और कैपिटल। फिर रेवेन्यू के भी दो तरीके, टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है जी। ये सब पढ़ा अपने अकाउंट्स के बड़े आप जानते हो, आपको अच्छे से मालूम है व्हाट इज द रेवेन्यू रिसीट्स एंड व्हाट इज कैपिटल रिसीट्स, आप अच्छे से जानते हो। जो नॉर्मल बिजनेस से पैसा आता है नॉर्मल कामों से, उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। और जो ऐसा कुछ काम करके आए, जैसे बैंक से लोन लेना या प्रोसेस बेचना, उसमें क्या बोलते हैं आपको अच्छे से मालूम है। जो थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगा समझ में आ जाएगा, लेकिन चार्ट बना लो आप। ठीक है। तो रेवेन्यू को भी दो में बांट दिया, एक टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स। अब टैक्स के अंदर क्या क्या आता है तो लिखो, इनकम टैक्स आएगा आएगा उसको ना, पहले तो लिख लो इनकम टैक्स और दूसरा कॉर्पोरेशन टैक्स। ये टैक्स के टाइप है जी, तीन तरह के टाइप है। ठीक है ना। ये हो गया इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर है एस्टेट ड्यूटी, जिसे हम हाउस टैक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये भी एक टैक्स है। फिर चौथा लिख लो तुम गिफ्ट टैक्स। सब हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक एक लाइन। फिर लिखो कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। फिर लिख लो तुम एक्साइज ड्यूटी, और लिख लो जीएसटी। लो, ये हो गई टैक्स रिसीट्स। टैक्स से पैसा कहां कहां से आता है, ये टैक्स की रिसीट्स है। फिर नॉन टैक्स के अंदर लिखो फीस एंड फाइन्स। आपने तोड़ा नियम, बिना हेलमेट के आपको 1000 रुपए का चलान कर दिया, होगी गवर्नमेंट की रिसीट, पैसा गया गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो क्या है, नॉन टैक्स रिसीट। समझते हैं आप? कितनी बार आपने फाइन दिया होगा, गवर्नमेंट नहीं दिया, भाग जाते हैं ना, ऐसा कितनी बार किया आपने? क्या मतलब दिया नहीं है वो, नहीं देते हैं ना जो लोग चलाते हैं। आपको लगता है कई बार फाइन है ना, आपने गलती से फोन पे बात कर रहे हो, सामने पुलिस ने रोक लिया, 2000 का चक्कर काट दिया, चलो वो मेरा भी काटा। वो क्या बोलते हैं, फीस एंड फाइन। या फिर पासपोर्ट फीस, वो तो बनवाया होगा। लाइसेंस फीस है ना, वो बहुत सारी फीस है जो हम पे करते हैं। दीस आर कॉल्ड फीस एंड फाइन्स। ये पहला है। फिर एक और लिखो जल्दी से, अरे बस बातें बहुत मारते हैं आप। एक दूसरा लिखो ई शीट बोलते हैं इसको, ई शीट, चलान वगैरह, इसमें चलान वगैरह आते हैं, ई शीट। ठीक है जी। फिर उसके बाद लिखो स्पेशल असेसमेंट। यस, सब बताऊंगा मैं आपको क्या होता, थोड़ा थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, एक एक लाइन। स्पेशल असेसमेंट ये भी है। उसके बाद इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, मतलब डिविडेंड वगैरह। ये भी एक है इसके अंदर, नॉन टैक्सेस के अंदर। और फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब 2G बेचा गवर्नमेंट ने, फिर 3G बेचा, फिर 4G बेचा, या नेटवर्क, दिस इज व्हाट स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, ये भी है। फिर उसके बाद लास्ट में डोनेशंस, डोनेशन और ग्रांट। लो, ये होती है गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट्स। ये सारी की सारी टैक्स रिसीट्स, ये सारी की सारी नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है जी। ये गवर्नमेंट को पैसा आता है टैक्स का यहां से, नॉन टैक्स का यहां से। अब आ गया कैपिटल रिसीट्स, तो इसमें भी लिख लो, 3 ही होते हैं सिर्फ, छोटे छोटे से लिख लो इसके अंदर। इसको भी 3 में बांट दो, 1, 2 और 3, ऐसे है जगह। आप लिखो तो सही। हमारे पास नहीं तो आपको तो कॉपी इतनी बड़ी है, तो फिर छोटा सा बोर्ड है। और क्या क्या बोल रहे हो? करो मैनेज, आप लिखो कैपिटल रिसीट्स में लिखो सबसे पहला है रिकवरी ऑफ लोन। सर इसमें भी आगे है, आगे पार्ट्स इसके। ना बस यही है, रिकवरी ऑफ लोन। पहला लिखो रिकवरी ऑफ लोन। दूसरा बोरिंग, पैसा बोरो करना, उधार लेना। बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी, ये दूसरा काम हो गया। ठीक है जी, सेकंड। आ जाओ तीसरा,
डिसइन्वेस्टमेंट, लो जी, ये 3 है। यानी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है अगर गवर्नमेंट कोई कंपनी बेच देती है, उसका शेयर बेच देती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट कुछ पैसा बोरो करती है, लोगों से उधार मांगती है किसी देश से, अपने देश से, और ये रिकवरी ऑफ लोन, किसी को कुछ लोन दिया और वो पैसा वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ लोन। ये होती है कैपिटल रीसिट्स, रिकवरी ऑफ लोन, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी एंड देन डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ये 3 तरीके होते हैं कैपिटल रिसीट्स के। ये मैंने आपको पूरा चार्ट बना दिया, ये फैला होगा आपकी किताब के अंदर, ये मैंने इकट्ठा कर दिया। हाँ, वहाँ फैला रखा है, मैंने आपको इकट्ठा करके चार्ट दे दिया, सिर्फ बजट रसीट्स का, एक्सपेंडिचर नहीं, सिर्फ रसीट्स का। एक्सपेंडिचर बाकी बाद में करेंगे, ये सिर्फ रसीट्स का चार्ट इधर। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है बजट के अंदर, कहाँ से पैसा आता है, तो ये तरीके हैं पैसा आने के, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू के भी 2 तरीके हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, और कैपिटल के 3 तरीके। बस यही है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहीं पे चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इतना डिटेल में पढ़ना है। अरे एक लाइन यार, एक लाइन। जैसे हमें ये इनकम टैक्स क्या होता है, जितना आप कमाओ उतने पे टैक्स भरना है ना, इनकम टैक्स क्या होता है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जो प्रॉफिट कंपनियां कमाती है उसमें देते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, एक लाइन पढ़नी है। एस्टेट ड्यूटी क्या होती है, हाउस टैक्स जिसे कहते हैं, वो भी होता है। फिर गिफ्ट टैक्स, किसी को आपने गिफ्ट किया, गिफ्ट भेजा बाहर, उसमें गवर्नमेंट टैक्स काटती है, दैट इज कॉल्ड। ये सारी छोटी छोटी बातें, एक लाइन है ना, एक लाइन इसके बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है। फीस एंड फाइन्स क्या होते हैं, लाइसेंस फीस, पासपोर्ट फीस, फीस बोलते हैं। फाइन्स क्या होते हैं, जब आपने कोई नियम तोड़ा और आपको फाइन लगाया, इसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, लोगों को सीधा करना होता है। फिर उसके बाद ई शीट क्या होती है, ये कुछ चलान होते हैं गवर्नमेंट में, आपने दूसरे राज्य में एंट्री की तो आप पैसा भरो, होते हैं ना, ट्रक वाले भरते हैं, उसमें बोलते हैं ई शीट, ये सारा हो गया। टोल टैक्स वगैरह, आप टोल टैक्स भी देते हैं ना, हम भी देते हैं टोल टैक्स, और कुछ चलान भी होते हैं जो ट्रक वाले भरते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक लाइन पता होनी चाहिए। हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। बजट के 2 ही पार्ट है, स्ट्रक्चर बजट के क्या पार्ट है, 2, एक रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। बजट में होता क्या है, कितना आएगा और कितना लगाएंगे। एस्टिमेट, द एस्टिमेट ऑफ रिसीट्स, रिसीट नहीं बोलते इसको, रिसीट्स है ना, और एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, 2 ही बातें होती हैं। आने के 2 रास्ते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। जाने के भी 2 रास्ते होंगे, रेवेन्यू और कैपिटल। आपने 11th क्लास के कोर्स में पढ़ा है, एक्सपेंडिचर कितने तरह का होता है, 3 तरह का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफिनेट एक्सपेंडिचर। पढ़ा तो है आपने, तो वही आप पढ़ रहे हैं। और ये क्या है, या सारा ये जो ये इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, वो होता है ना, वो 3G 4G 2G बेचा ना गवर्नमेंट ने, नेटवर्किंग सर्विस बेचती है ना गवर्नमेंट, आइडिया वालों को और एयरटेल वालों को, उससे जो पैसा आता है वो भी नॉन टैक्स रिसीट्स। ये सारा कुछ लिखवा दिया मैंने, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सारा भी आपको याद करना जरूरी नहीं है। स्ट्रक्चर तो कभी नहीं पूछा गया, पूरा पूरा स्ट्रक्चर, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पैसा आता कहाँ से है। अभी जाने की बात हम बाद में करेंगे, आने की बात है। तो आप इस पेज को ऐसे घुमा लो, ऐसे पेज को घुमा के बना सकते हो, आपको आराम से पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। आया एक साइड पे जगह बची है उसके लिए, तो आराम से आ दो, देखो आ जाएगा आराम से। ठीक है, इसको नंबरिंग ले लो, 1 2 और 3। ठीक है, चलो यहाँ पे छोड़ो, इसके बारे में कल डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बजट स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे। ओके, करो जीवन, चलो जी।